हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। नून लीग के अंदर बयानिए की लड़ाई 3 साल से चल रही है और शायद मुस्तकबिल में भी चलेगी। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के दरमियान दूरियों की खबरें भी 3 साल से चली आ रही हैं, लेकिन अब बयानिए की जंग काफ़ी वाजे हो चुकी है, बल्कि उससे पार्टी को शदीद नुकसान भी वाजे हो चुका है। गुज़श्ता दिनों आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में नून लीग की शिकस्त, फिर नून लीग के गढ़ सियालकोट के ज़िमनी इंतखाबात में हार की खबर आई और उसके बाद पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने पार्टी के मज़ामती बयानिए के हवाले से नाराज़ होकर अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने की बड़ी बात तक कर दी। ये भी एक खबर थी जिसका डिनायल जो है वो खुद अब जारी कर चुके हैं। लेकिन गुज़श्ता रोज़ G19 के सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी के साथ इंटरव्यू में खुद शहबाज शरीफ साहब ने इन अफवाहों की सख्ती से तरदीद की कि वो मुस्ताफ़ी होने जा रहे हैं। अगर आवाम की जेब खाली है तो ये बजट जाली है, तो उसी तरीके से ये खबर जाली है। अच्छा, इस्तीफे की खबर जाली है। शहबाज शरीफ ने पार्टी से दूर होने की बात को तो रद्द कर दिया, लेकिन उन्होंने जो दीगर बातें की उनसे ये ज़रूर साबित होता है कि नून लीग के अंदर बयानिए की लड़ाई बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद है और शहबाज शरीफ साहब अपने भाई नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज के मज़ामत के बयानिए को दुरुस्त हिकमत अमली नहीं समझते, बल्कि वो ये समझते हैं कि माजी से सबक हासिल करके आगे बढ़ने की वो बात कर रहे हैं। माजी की जो तलखियाँ हैं, जो कुछ माजी में हुआ उससे सबक सीखते हुए अब आगे बढ़े। लेकिन अब से कुछ देर पहले तकरीबन 8 दिनों बाद मियां नवाज शरीफ ट्विटर पर मुतारिक हुए और उन्होंने PTI हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन 3 हिस्सों पर मुश्तमिल उनकी ट्वीट्स के आखिरी हिस्से में बड़ी अहम बात उन्होंने तहरीर की कि ये जद्दोजहद जो है ये महज चंद सीटों की हार जीत के लिए नहीं, बल्कि आइन शिकनों की गुलामी से निजात के लिए है और अपनी इज्जत नफ्स पर समझौता किए बगैर तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े नजर आने के लिए ये जंग है। मरियम नवाज ने भी अपने वालिद की इस ट्वीट को रीट्वीट किया। शहबाज शरीफ की मफामत की ये ख्वाहिश और कोशिश आज की बात नहीं, बल्कि वो तो 2018 में भी पुरएतमाद थे कि अगर उनकी बातों पर अमल किया जाता और पार्टी में इज्तिमाई तौर पर उनके बयानिए पर आगे चलती पार्टी, तो शहबाज शरीफ साहब चौथी मरतबा भी प्राइम मिनिस्टर बन जाते। अगर 2018 के इलेक्शन से पहले हमारी अगर इज्तिमाई मुशावरत के साथ अगर हम स्ट्रेटजी ठीक बनाते तो शायद 2018 के इलेक्शन के नतीजे में भी मियां नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनते। ये मैं आज भी बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ ये बात। अब इस पूरे इंटरव्यू में अगर शहबाज शरीफ साहब और फिर मज़ामती बयानिया जो है वो कहीं अगर एक पेज पर नजर आए, जो बड़ी दिलचस्प बात है, वो सिर्फ अपोजिशन इत्तेहाद PDM की नाकामी और उसके टूटने पर जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा वो आप सुनें। लेकिन जो PDM की बात कर रहे हैं, वो जब बनी तो मैं जेल में था, टूटी तो मैं जेल में था, तो इसमें मेरा तो उसमें कोई, आप मुझसे तो इस बारे में गिला नहीं कर सकते। अब शहबाज शरीफ की इन तमाम बातों से ये वाज़ेह हो चुका है कि नून लीग के अंदर बयानी के इख्तिलाफ तो मौजूद है, हर पार्टी में वो होता है, लेकिन उन्होंने नून लीग की 2018 में इख्तिदार में ना आने की बड़ी वजह भी इनडायरेक्टली इसी बयानिया को करार दिया। अब सवाल ये है कि क्या अगले आम इंतखाबात में अगर वो 2023 में होते हैं, नून लीग मफामत के बयानिए के साथ आगे बढ़ेगी, या मैं ये कहूँगा कि ना मज़ामती बयानिया ना मफामती बयानिया बल्कि इंतखाबी बयानिया। क्या मरियम नवाज अब खामोश रहेंगी और शहबाज शरीफ का इकबाल बुलंद होगा? क्योंकि शहबाज शरीफ की माजी बुलाकर आगे बढ़ने की बात वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने भी उस पर कहा कि जी अगर वो माजी बुलाकर आगे आना चाहते हैं तो मुज़ाकरात के दरवाजे खुले। अब सवाल यह कि क्या नून लीग अब बातचीत करके मामलात आगे बढ़ाना चाहती है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामला, इंतखाबी इस्लाहात, ये तो बात की बातें हैं, लेकिन गुज़श्ता रोज़ शहबाज शरीफ का ये कहना कि मफामत ही आगे बढ़ने का रास्ता है, आज नवाज शरीफ साहब का ये बयान देना, फिर मरियम नवाज ने उसे रीट्वीट भी किया यानी एंडोज भी किया, एक दफ़ा फिर सवालात को जन्म दे रहा है कि अगले इंतखाबात से पहले नून लीग को बयानिया वाज़ेह करना होगा। क्योंकि अगर पार्टी में बयानिए की ये कन्फ्यूजन बरकरार रहती है तो आम इंतखाबात से पहले इलेक्टेबल्स इधर से उधर भी हो सकते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में होता रहा है, नून लीग को नुकसान पहुंच सकता है। अब नून लीग कैसे आगे बढ़ेगी, क्या सोच इस वक्त पार्टी में चल रही है, इन तमाम सवालात के जवाब जानने की कोशिश हम कर सकते हैं। नून लीग के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अबाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, आपकी मुस्कुराहट, मैं ये कहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा
मनोअन आप बिलीव करते हैं कि उन्होंने दुरुस्त कहा और वो पार्टी के सदर हैं जो उन्होंने कल कहा? पार्टी के सदर हैं जो कहते हैं बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं, और उन्होंने उन तमाम बातों की नफी कर दी जो पिछले इमरान खान साहब के इंटरव्यू के बाद से आप सब लोग हर प्रोग्राम में हमसे पूछते थे। और आप भी, मैं हैरान हूँ कि अभी भी बयानिए के बारे में आपकी राय है कि दो बयानिए हैं। बड़ा सीधी बात है, एक ही बयानिया है। उन्होंने भी आइन की बात की है, यहाँ भी आइन की बात है, बात और कोई है ही नहीं। मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि मुल्क का निज़ाम जब तक आइन के मुताबिक नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता, मुल्क नहीं चल सकता। यही बात शहबाज साहब कह रहे हैं। कहने का तरीका शहबाज साहब ये कह रहे हैं कि माजी में जो कुछ हुआ इंक्लूडिंग 2018 के इंतखाबात वो भुलाकर आगे बढ़ें, दुश्मनियों को भूल जाएं। मियां साहब जो ट्वीट कर रहे हैं वो कह रहे हैं जी अपनी इज्जत नफ्स पर कोई समझौता नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ये बात नहीं कर रहे। शहबाज शरीफ साहब ये कर रहे हैं कि जी जो हुआ मिट्टी पाओ, आगे बढ़ो, आगे इंतखाबात आने हैं मफामत के साथ और इसके बगैर इंतखाबात जीतना मुश्किल है। बड़ा सिंपल सा उनका पैगाम है। नहीं, बिल्कुल ये बात नहीं है। बिल्कुल जो बात मियां नवाज साहब ने कही है वही शहबाज साहब भी कह रहे हैं। शहबाज साहब ये कह रहे हैं कि माजी की तलखी हमें ख़त्म करनी चाहिए, ये कहा उन्होंने ना। जो कुछ हुआ मतलब कि तलखियां वही है ना कि 18 में आप कह रहे हैं धांधली हुई, उससे तलखी बनी, उसे भुला के आगे जाएं। लेकिन आप उसको भूल नहीं सकते, आपने उससे सबक हासिल करना है। अगर आप उससे सबक नहीं हासिल करेंगे तो फिर यही चीज़ें आगे भी होंगी। शहबाज साहब जो कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी माजी में यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट रहा है तो अब उससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हम आइन तोड़ना शुरू कर दें। हमें माजी से सबक हासिल करना है। जब भी हमने मुल्क में आइन तोड़ा है, जब भी इलेक्शन चोरी हुए हैं, मुल्क पीछे गया है। तो आपको सबक मिल गया है ना 2018 में। अगर आप मान जाते तो मियां साहब प्राइम मिनिस्टर होते, ये सबक आपको नहीं मिला? कल शहबाज शरीफ साहब ने यही उस प्राइम मिनिस्टर से जहाँ हैं बहुत बेहतर है, ये भी मैं आपको बता दूं। ये सबक हमारे लिए नहीं है। सियासी जमात इलेक्शन में जाती है इलेक्शन लड़ने के लिए अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर। अगर वो वहाँ पर बैसाखियों के सहारे इलेक्ट होकर आए तो फिर वो बैसाखियाँ मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती। सर इधर ही बयानिए का फ़र्क है ना कि शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि अगर मेरी पॉलिसी पर पार्टी चलती तो मियां साहब 2018 में वज़ीर आज़म होते। इसका मतलब कि वो वही पॉलिसी के हामी हैं जिस पर इमरान खान ने अमल करके वो प्राइम मिनिस्टर बने। ये वाज़ेह फ़र्क है ना। यही तो दो बयानिए हैं, नवाज शरीफ के और शहबाज शरीफ के। 31 मई तक तो मैं वज़ीर आज़म था जी। पॉलिसी उस हुकूमत की थी। कौन सी नई पॉलिसी? मैं ये बात में शहबाज साहब से ज़रूर पूछूंगा कि उनका यहाँ, क्योंकि जब भी टीवी प्रोग्राम पर आदमी जवाब देता है वो एक पैराई में बात कर रहा होता है, उस वक्त जो ज़हन में बात होती है वो करता है, तो उससे बाद में बहुत से मफहूम लिए जाते हैं। अब मुझे ये बता दें 31 मई और 28 जुलाई के दरमियान हम कौन सी पॉलिसी रखते? हम तो इलेक्शन लड़ रहे थे। हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं मुल्क आइन के मुताबिक चले। इसका मतलब उनसे किसी ने राब्ता किया होगा, कुछ कहा होगा, उन्होंने बात मियां साहब को पहुंचाई, मियां साहब नहीं माने, वो इसीलिए तो कह रहे हैं अगर मेरी पॉलिसी पर आप अमल करते तो मियां साहब प्राइम मिनिस्टर होते। अभी जो बात आपने कही है अगर ये दुरुस्त है, मुझे किसी ऐसी बात का इल्म नहीं है, तो फिर मियां नवाज शरीफ का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। कोई डील करके आइन को तोड़ना कबूल करके, आइन की नफी को कबूल करके, अपने असूलों पर सौदा करके अगर आप हुकूमत में आएंगे तो आप क्या हासिल कर लेंगे? आप मुल्क को क्या देंगे? देखिए ये जो सियासत है, मैं इसको एक बड़ी जिम्मेदारी समझता हूँ और एक बड़ा मुकद्दस फरीज़ा समझता हूँ। इसमें अगर आप असूल अपने ज़मीर बेच देंगे, अगर आप असूलों पर सौदेबाजी कर लेंगे, फिर आपके पास कुछ नहीं रहता, फिर आप खोखले हो जाते हैं, फिर आप मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकते। सर ये आप पार्टी के अंदर फिर शहबाज शरीफ साहब से पूछे ना कि वो कौन सी पॉलिसी थी? नहीं बिल्कुल, अब उन्होंने जिक्र किया है तो ये हम अपनी जगह बैठकर, ये हमारी दोस्ती भी है, मेरे लीडर भी हैं, बिल्कुल ये हमारा राइट है कि हम पूछें कि भाई कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिससे ये मामले आइन के अंदर रहकर अपने ज़मीर के मुताबिक ये चीज़ें तय हो सकती हैं। ठीक, अगर वो आपको जवाब दे दें कि जी हमने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर आगे चलना है, उन पर ये इस किस्म की तनकीद बंद कर दें, जो स्टेटमेंट्स जलसों में आई ये सारी चीज़ें बंद कर दें, तो अभी भी 2023 के लिए बात बन सकती है। स्टेटमेंट्स अगर देखें 2023 का इलेक्शन
इसी बात पर वो हिंज करता है, यानी उस पर वो इस बात पर उसकी सारा दारोमदार है कि कोई जमात आइन की बात ना करे, मुल्क में जो खराबियां उनकी बात ना करे। अगर इलेक्शन इसी से हल होते हैं, अवाम की राय का एहतराम नहीं है, तो फिर मेरा ख्याल है हम उन इलेक्शनों के बगैर ही बेहतर हैं, हम उस इक़्तिदार के बगैर ही बेहतर हैं। ठीक, मैंने फिर आपको कहा कि जब आप अपना ज़मीर बेच देते हैं, जब आप असूलों से हट जाते हैं, जब आप सौदा कर लेते हैं, फिर आप मुल्क के मुफाद के लिए काम नहीं कर सकते, फिर आप अपने इक़्तिदार के लिए काम कर सकते हैं। मतलब तो शहबाज शरीफ साहब जिस पॉलिसी की जानिब इशारा कर रहे हैं वो यही पॉलिसी होगी फिर जो मेरा नहीं ख्याल, मैंने कभी ऐसी बात सुनी नहीं है। लेकिन जिस तरह आपने जिक्र किया और उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, यकीनन उससे एक वजाहत सामने आनी चाहिए कि मतलब क्या है इस बात का। ठीक, क्योंकि अगर एक सियासी जमात असूलों से हट जाए, इलेक्शन में चोरी कबूल कर ले, मुल्क के अंदर धांधली कबूल कर ले, फिर उसके पास कुछ नहीं रहता। ठीक, अच्छा अबाई साहब, आप खुद भी काफ़ी अरसे से पॉलिटिक्स में हैं और एक होती है प्रैक्टिकल, एक आइडियलिस्टिक वे फॉरवर्ड होता है कि जी हम ये कर देंगे, इनकलाब आ जाएगा, वो आ जाएगा। एक प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स होती है और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं तो पंजाब में आपको पता है इलेक्टेबल्स हैं, वो ये देखेंगे कि देखें AJK में नून लीग के साथ क्या हुआ, सियालकोट में नून लीग के साथ क्या हुआ, जो अभी तक 5 साल तो एफोर्ड उन्होंने कर लिया अपोजिशन में आपके साथ बैठ के, मारे खा के जेल, वो आगे क्यों रुकेंगे आपके साथ? और यही बात शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं कि हमें ये सोचना होगा कि 3 साल हमने जो कर लिया वो तो कर लिया, अब क्या लोग हमारे पास रुकेंगे भी आइंदा इंतखाबात के लिए अगर इसी बयानिए से हम आगे चलें? अगर यही फैसला है कि आपने सौदा कर लेना है, अपने ज़मीर का सौदा कर लेना है, आपने खराबी को कबूल कर लेना है और इसको हम रियल पॉलिटिक्स समझ लें, इसको हम ग्राउंड रियलिटी समझ लें, तो फिर मेरा ख्याल है कि उस इलेक्शन के बगैर ही हम बेहतर हैं। अगर हम ये समझें कि मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है उससे हमने सबक हासिल नहीं किया। सर मुझे बड़ा क्लियर कट आपकी जानिब से बड़ी क्लैरिटी आ गई। शहबाज शरीफ साहब ने भी बड़ी वजाहत और फसाहत के साथ अपनी बातें कर दी। ये दोनों चीजें पार्टी के अंदर डिस्कस करके उस पर लिड एक ही दम डाल, आप क्यों फॉर वंस डाल नहीं देते कि जी वो लिड है, बिल्कुल है, कोई दो मैंने आपको बताया इख्तलाफ राय जमात में है और वो सियासत का हुस्न है। इस बात पर पॉलिसी का इख्तिलाफ है, ये बड़ा किसी पॉलिसी का, मैं माजरत से कहता हूं किसी पॉलिसी का इख्तिलाफ नहीं है। मैंने आज तक नहीं सुना शहबाज शरीफ साहब से कि हम आइन का तोड़ना कबूल कर लें, हम आइन शिकनी कबूल कर लें, हम इलेक्शन की चोरी कबूल कर लें, हम ज़मीर का सौदा कर लें, हम इक़्तिदार के लिए हर चीज करने को तैयार हो जाएं। ये बात मैंने नहीं, तलखियां बुलाकर सबक हासिल करके आगे बढ़ने की वो बात कर रहे हैं ना। तलखियां बिल्कुल बुला दे, ट्रुथ कमीशन आपको इस मुल्क में बनाना पड़ेगा क्योंकि हमारी तलखियां कुछ बढ़ गई हैं। माजी की तलखी इतनी ज्यादा है, कमीशन बना रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं मिट्टी पाओ आगे बढ़ो। मैं एक कमीशन में किसी पर इल्जाम लगाना नहीं है, ठीक, हकीकत मालूम करना है कि इस मुल्क में क्या होता रहा है। वो उन हकायक से बड़ा फर्क है जो मैं और आप टीवी पर बात करते हैं। अच्छा ये बताइए, में आता है आज़ाद कश्मीर और सियालकोट पर शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं बोले खुल के? पार्टी सवाल उनसे नहीं किया गया। आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन में हुआ सबके सामने है, कोई नई बात नहीं है। स्टेटमेंट आनी चाहिए। मरियम साहबा से भी कोई सवाल तो नहीं? मियां साहब ने आज नवाज शरीफ से किसी ने सवाल किया कि उन्होंने ट्वीट किया? उन्होंने ट्वीट कर दिया। मैं इस पार्टी का सीनियर नायब सदर हूँ, मैं और एहसन इकबाल साहब जनरल सेक्रेटरी हैं। हम यहाँ से मुजफ्फराबाद गए, आज़ाद कश्मीर सदर हमारे साथ बैठे, हमने सारे हकायक बयान किए। ये हम ज़ाती हैसियत तो नहीं कर रहे, ये हम अपने सदर के कहने पर करते हैं। ये पार्टी की पॉलिसी होती है, उसके मुताबिक बात की जाती है। अच्छा वैसे आप शहबाज शरीफ साहब से आपकी दोस्ती भी है, उन्हें अगर आप ये कह दें कि मियाँ साहब ने आज जो ट्वीटें की हैं, सिर्फ अगर वो ये वाली रीट्वीट भी कर दें तो बयानिए का फर्क खत्म हो जाए। आप इससे राजी हो जाएंगे? वो कर दें नहीं, ये बड़ी खबर होगी। मैं फिर गुजारिश करूंगा, हर एक अपना मिजाज होता है, अपना तरीकाकार होता है। हम किसी को डिक्टेट नहीं कर सकते। आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते कि आप ये फलानी बात जरूर करेंगे। ठीक भाई, शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं, उनका अपना एक मिजाज, अपना एक तरीका है सियासत का, वो करते हैं उसके हिसाब से। लेकिन बयानिए में कोई फर्क नहीं है, ये बात ज़हन नशीन कर लें। मैंने ज़हन नशीन कर ली, अब लोगों आवाम को क्या बताएं? एक तरफ ये आप और मैं बता रहे हैं तो आपको भी ज़हन नशीन हो जाएगा। अच्छा ये भाई साहब, अगर ये बयानिए वाली बहस साइड पे रख दें
क्या नून लीग को इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, स्पेशली जो रिजल्ट सामने आए हैं उसके डिटेल में ना जाएं, धांधली वगैरह उसको भी साइड पे रख दें, पार्टी को मुनज़्ज़म करने की इस वक्त ज़रूरत है? इंट्रोस्पेक्शन हमेशा रहती है, हमेशा हर पार्टी को रिफ्लेक्ट भी करना पड़ता है अपने एक्शंस पर, इंट्रोस्पेक्शन भी होनी चाहिए, डिबेट भी अंदर होनी चाहिए, और चीज़ें होती है। सही, ये चीज़ें होती हैं जब वहाँ डिबेट में कोई शख्स बात करता है, वो आपको खबर मिलती है, फिर आप हफ्ता हमें जवाब देना पड़ता है क्योंकि फलानी मीटिंग में फलाने आदमी ने ये बात कही थी। लोग हर बात करते हैं, और मुझे इस बात पर फख्र है कि मेरी जमात वो जमात है जहाँ लीडरशिप के सामने हर बात की जाती है। ठीक, कोई बात रुक कर नहीं करता, छुपा कर नहीं करता, ओपनली बात की जाती है। ठीक, वैसे खबर तो मेरे पास बड़ी है, वो मैंने आपको देनी है अभी। शाहिद खान भाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साज़ीन, वक्त भी चाहता है एक ब्रेक के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। बड़े अहम सवालात उनसे करने हैं। एक तो शहबाज शरीफ साहब ने जो आगे बढ़ने की बात की है उस पर भी, और दूसरा अब इस वक्त तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत एक दफ़ा फिर सिंध गवर्नमेंट के साथ फंस चुकी है। लॉकडाउन करना है नहीं करना, लड़ाई होनी चाहिए कोरोना के खिलाफ, लड़ाई ये कर रहे हैं सूबाई हुकूमत के साथ। तो इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक राजीन। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शहबाज शरीफ साहब का बड़ा अहम सलीम साफ़ी साहब के साथ इंटरव्यू आया। उन्होंने कहा कि जी मेरी पॉलिसी पर अगर अमल किया जाता तो 2018 में भी नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होते। यानी इसका मतलब यह है कि जिस पॉलिसी और मैनेजमेंट की जानिब वो इशारा कर रहे हैं वही तहरीक इंसाफ ने मान ली और खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए। वो तो खैर शहबाज शरीफ साहब को पता होगा कि उनकी क्या मतलब है और वो कैसे बन जाते। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप इमरान खान की जो स्ट्रगल है ना उसको कोई अंडरमाइन नहीं कर सकता। पाकिस्तान में इमरान खान वो पहले लीडर हैं जिन्होंने ना तो किसी मार्शल लॉ में सर्व करके हुकूमत तक पहुंचे और ना ही वो हेरिडिटरी लीडर है, ना ही विरासती लीडर है। उन्होंने एक बिल्कुल नई जमात खड़ी की और वो जमात जो है वो चारों सूबों में उसने अपना सिक्का जमाया और वो वहां से उनकी लीडरशिप एस्टैब्लिश हुई। तो इमरान खान के साथ कंपैरिजन ही नहीं है फ्रैंकली मौजूदा किसी भी और सियासी लीडर का। आप कोई भी और मिसाल ही नहीं है इस किस्म की लीडरशिप की जो इमरान खान ने पाकिस्तान। अच्छा फवाद साहब, शहबाज शरीफ के तर्ज सियासत को देखते हुए बज़ाहिर ये लग रहा है कि आपका तहरीक इंसाफ का असल मुकाबला शहबाज शरीफ से ही है और आगे चलकर भी होगा, ना कि मरियम नवाज से और नवाज शरीफ से। अपरेंटली इस वक्त ना तो मरियम इस पोजीशन में है कि वो को बड़ा चैलेंज दे सकें पीटीआई को, ना ही शहबाज शरीफ साहब इस चैलेंज में है। उसकी वजूहात है। मरियम नवाज का और शहबाज शरीफ साहब की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है उन्होंने जो PMLN है उसको सुकेड़ दिया है। जिस तरह जरदारी साहब ने बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी को जो चारों सूबों की पार्टी थी इंटीरियर सिंध की पार्टी बना दिया, उसी तरह से मरियम नवाज ने और शहबाज शरीफ साहब ने इस पार्टी को सेंट्रल पंजाब की हद तक एक पार्टी बना दिया। साउथ पंजाब में और हद तक के नॉर्थ पंजाब में PMLN अपने रूट्स खो चुकी है। और अभी फिलहाल मेरे, अगर आप नॉट एज अ मिनिस्टर बट एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, सवाए इसके कि पीपल्स पार्टी और नून मिलकर कोई अपना इलेक्शन की और सियासी हिकमत अमली बनाए, अकेले किसी पोजीशन में ही नहीं है कि वो पीटीआई का मुकाबला। अच्छा, शहबाज साहब ने यह भी कहा कि माजी बुलाकर आगे बढ़ना चाहिए, मतलब हमें मुल्क की खातिर जो है वो ऐसे करना होगा। हुकूमत तैयार है इसके लिए? बड़ी अहम स्टेटमेंट आई है। देखिए जी, हमारी जो तलखियां हैं वो हमारी कोई ज़ाती तलखियां तो है नहीं। तलखियों का जो एक इशू है वो ये है कि उनके ऊपर मुकदमात हैं। उन्होंने पाकिस्तान से अरबों रुपया पाकिस्तान के बाहर शिफ्ट किया है, उनको उन मुकदमात का सामना करना होगा। पाकिस्तान को या वो पैसे वापस करे या सजा भुगतें, ये एक बिल्कुल वाज़ेह पॉलिसी है हमारी। और दूसरी ये है कि हम चाहते हैं कि बड़े इश्यूज़ के ऊपर हम इस्लाहात को आगे बढ़ाएं।
हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर इस्लाहात चाहते हैं, हम जुडिशरी के ऊपर इस्लाहात चाहते हैं। तो ये वो इश्यूज हैं जिनके ऊपर मैं समझता हूँ कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, और अगर हम नहीं बढ़ते इसके ऊपर तो अनफॉर्चुनेट होगा। शहबाज शरीफ साहब, पता नहीं उनकी अपनी पार्टी में इस वक्त उनकी सोच कितनी चल रही है और या उनके साथ कितने लोग हैं, लेकिन ये एक तोड़ फोड़ का शिकार तो जरूर है इस वक्त। अच्छा, बिलावल भुट्टो की बात करें तो आज़ाद कश्मीर में 3 से 11 नशिस्तें हो गई पीपल्स पार्टी की, वो मुल्क के दौरे भी कर रहे हैं और बड़ा उन्होंने मानी खेज बयान दिया कि किसी भी वक्त आम इंतखाबात हो सकते हैं। कोई ख़तरा आपको महसूस हो रहा है, या खान साहब हो सकता है खुद ही क्या सोच रहे हैं, फैसला कर सकते हैं कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तरफ जाया जाए? देखिए, बात यह है कि ये चीजें जिंदा रहने के लिए की जाती हैं सियासी तौर के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई लंबी प्लानिंग की तो बात ये सियासी पार्टी ज्यादातर करती नहीं है। इमरान खान वो वाहिद आदमी हैं जो कि कहते हैं कि आप इलेक्शनों का सोच के प्लानिंग ना करें, नस्लों का सोच के प्लानिंग करें। लिहाजा इनके ज्यादातर लोग जुड़े होते हैं 6-6 महीने की उम्मीद के ऊपर। तो ये चाहते हैं कि जैसे आपको याद हो कि अगर आप इसी जो उनका बयान है कि इलेक्शन हो सकते हैं, इसके साथ ही बिलावल साहब के और मरियम बीबी के पिछले साल के बयानात साथ आप रखें कि दिसंबर तक हुकूमत चली जाएगी, फिर मार्च तक हुकूमत चली जाएगी, फिर फलाना हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं कि अपने लोगों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए 6-6 महीने की डेट्स और प्लानिंग करते रहते हैं, ताकि ये 6 महीने गुजर जाए, फिर अगली हम कोई झूठ बोल देंगे। और अनफॉर्चुनेटली जब आप बात करते हैं तो आप सवाल रखते हैं, लेकिन आप उनके पिछले कंडक्ट को एनालाइज नहीं करते, लिहाजा वो दे कैन जस्ट गेट अवे। अच्छा, चूंकि वो सिंध की बात हो रही है, फवाद चौधरी साहब, जीडीए वहां पे ये कह रही है कि जी आपने हमारे लोग तोड़ना शुरू कर दिए। अब आपकी पॉलिसी क्या है पीटीआई की? प्राइम मिनिस्टर साहब तो अब जा रहे हैं, लेकिन जीडीए बड़ी अहम इत्तेहादी है आपकी, उसकी शिकायत कैसे दूर करेंगे? वो ये बात ये जी कि जो शामिल होना चाह रहे होंगे, अब देखिए पीटीआई का जो इस वक्त एक जो आप समझिए कि जो एक हुजम है वो जाहिर है किसी और जमात का तो नहीं है। तो जो लोग भी वफाकी सियासत करना चाहते हैं, जो लोग भी वफाक में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए तो जाहिर है कि वो पीटीआई को ज्वाइन करेंगे। लिहाजा ये तो एक इंडिविजुअल फैसले हैं, इसके ऊपर तो जाहिर है क्या। अच्छा, कोविड के खिलाफ आपको और सिंध गवर्नमेंट को इकट्ठे लड़ना चाहिए था। उन्होंने वहाँ लॉकडाउन का ऐलान किया, यहाँ से लोग कह रहे हैं आपके लोग कि जी मुकम्मल लॉकडाउन हम नहीं होने देंगे। अब देखिए जो सब हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी कराची में फुल हो चुकी है, अब वो सूबा है, उनके पास अपने फैसले करने के इख्तियारात हैं, यहाँ से क्यों रुकावटें डाली जा रही हैं? आपके बयानात जो हैं वो क्या इस सिलसिले का तसलसल तो नहीं कि जी सिंध को टेक ओवर करने जा रही है पीटीआई? हमने पिछली 3 लहरों का बड़ी कामयाबी से मुकाबला किया है, और इसलिए हम कर पाए हैं कि पूरे मुल्क ने एक मुतहद होकर के और एक किसी सूबे ने अपनी इनफरादी फैसले नहीं किए और एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग के जरिए हमने कोविड को शिकस्त दी है। ये जो कोविड का क्राइसिस आया है खुसूसन कराची में, उसमें ज़्यादा जो प्रॉब्लम यही आया है कि चूंकि बुनियादी सतह के ऊपर सिंध में गवर्नेंस सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, तो वो एसओपीज के ऊपर अमल दरामद नहीं करा पाए, जिसकी वजह से हमने देखा कि वहाँ पे एक सिचुएशन जो है वो पैदा हुई। अब इसका हल क्या ये है कि हम मुकम्मल लॉकडाउन करके जो आम आदमी है उसकी कमर तोड़ दें, जो दिहाड़ीदार मजदूर है, जो दुकानदार है, जो मजदूरी करता है फैक्ट्री में, क्या उसकी कमर तोड़ देना कोविड का इलाज है? हमारा एक्सपीरियंस ये बताता है कि नहीं। और वज़ीर आज़म साहब का जो एक शुरू से एक विजन रहा है कि नहीं, हम मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि हम एसओपीज की इम्प्लीमेंटेशन के जरिए कोरोना को शिकस्त देंगे, और उसमें हम कामयाब हुए हैं। सो हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत को, आम आदमी के कारोबार को, उसकी मईशत को कम अज कम नुकसान पहुंचाए बगैर हम कोविड के ऊपर जो है वो काबू पाएं। वो पहले भी स्ट्रेटजी कामयाब रही है, वही स्ट्रेटजी। अच्छा, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मामला कहाँ पहुंचा? मामलात आपने हमारे शो में कहा था अच्छी तरफ जा रहे हैं, क्या अपडेट है उसकी? अच्छी तरफ जा रहे हैं? कहाँ अटका हुआ है मामला? नहीं, हर्डल नहीं है, अच्छे मामला चल रहे हैं। स्पीकर साहब दरमियान में चले गए थे आज़रबाईजान, तो उसकी वजह से कुछ एक हफ्ता तातुल आया है। अब स्पीकर साहब वापस आ गए हैं, तो उनसे एक मीटिंग होगी
और इस वक्त जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के अंदर का जो माहौल है वो काफ़ी अच्छा है, और इसके ऊपर एक पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट में भी और अपोजिशन में भी एक इत्तफाक़ राय बन रहा है कि हमें बड़े रिफॉर्म्स के ऊपर आगे बढ़ना चलें, फवाद चौधरी साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने 3 बड़ी अहम ट्वीट्स की हैं। उसके अलावा अफगानिस्तान पर भी बात करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। फवाद साहब, नवाज शरीफ साहब ने 3 ट्वीट्स किए हैं कि जी हमारी जद्दोजहद चंद सीटों की हार जीत पर नहीं बल्कि आइन शिकनों की गुलामी से निजात के लिए है। जो कल शहबाज शरीफ साहब ने इंटरव्यू दिया और आज नवाज शरीफ साहब ने जो कहा, मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं दोनों। मतलब मरियम नवाज और नवाज शरीफ आपके खिलाफ जारहाना अपोजिशन जारी रखेंगे? देखिए, हम तो पहले रिस्पॉन्ड कर चुके हैं और हम ये कह चुके हैं कि देखिए यही चीजें तो हम कह रहे हैं कि आप तय करें कि कैसे आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आप 10 सीटें यहाँ पीटीआई इलेक्शन हारी है पंजाब में, तो वो इलेक्शन फेयर हो गए। जहाँ पे पीटीआई जीत जाएगी वहां पे आप कहेंगे कि रिगिंग हो गई। तो अगर आपने अपना कोई इलेक्शन मानना ही नहीं है, इसीलिए मासवाए चंद बहुत ही महदूद लोगों के किसी ने उनके नैरेटिव को बाई ही नहीं किया। और आप देख रहे हैं PMLN हैज बिकम अ जोक। उनकी स्टेटमेंट्स, उनके लोग जो बातें करते हैं, लोग उनका ठट्ठा और करते हैं, मजाक उड़ाते हैं उनका। कोई उनकी इस वक्त कोई सियासी तौर के ऊपर उनकी स्टेटमेंट्स को सीरियसली लिया ही नहीं जाता किसी भी अक्लमंद जगह के ऊपर या कहीं पर भी जहाँ सीरियस टॉक हो रही हो। नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ की जो बयानात हैं उनको बिल्कुल मजाक के तौर पर। चले महंगाई की बात करते हैं। चंद माह में चौथी बार पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि पाकिस्तान इस रीजन में महंगाई पाकिस्तान में सबसे कम है। लेकिन अगर आप फिगर्स पर नज़र डालें तो हमारी इन्फ्लेशन की जो शरह है वो 10.7 है, बांग्लादेश की 5.5 है, भारत में 6 है, श्रीलंका में 4 है, डॉलर 164 तक पहुंच चुका है। आपको कहां से पाकिस्तान सस्ता नजर आ रहा है चौधरी साहब? नहीं, देखिए जी, पहली बात तो यह है कि हमने तो नहीं कहा, ये तो दुनिया की एक ऐसी मामलात के ऊपर जो रिसर्च करती है, उन्होंने तकरीबन जो बुनियादी चीज़ें हैं 45-50 के करीब, उन्होंने उनकी कीमतों का एक कंपैरिजन दिया है 140 ममालिक 145 ममालिक का, और उन्होंने कहा है कि ये चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान में बाकी दुनिया से जो है वो कम है, लिहाजा उन्होंने पाकिस्तान को मोस्ट अफोर्डेबल कंट्री जो है वो डिक्लेयर किया है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बड़े तफसील से जो बात की, उन्होंने कहा कि देखें जो सैलरीड क्लास है हमारी, उसको तो यकीनन महंगाई की दस जो है वो फील हुई है ज़्यादा, लेकिन हमारे जो सेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर है जिससे 60% लोग पाकिस्तान के वाबस्ता हैं, वहाँ तो 1100 अरब रुपया इजाफी आमदनी हुई है जिम्मेदारों को। वहाँ पे महंगाई का असर डिफरेंट है। अर्बन जो क्लास है, अर्बन सैलरीड क्लास जो है, उसके मसाइल मुख्तलिफ हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उसके मसाइल। अच्छा, अफगानिस्तान के मामले पर आपकी बड़ी क्लियर कट रही है। अभी भी आपकी ट्वीट्स मैं देख रहा था, 3 दिनों में फैसले नहीं कत्ल होते हैं। जिस तरह तालिबान ने 2 लोगों को फांसी देकर चौक पर लटका दिया, हमारे वज़रा यहाँ से बयान देते हैं कि जी तालिबान बदल चुके हैं, वो लिटरली ग्लोरिफिकेशन कर रहे होते हैं। फिर हम पर इंटरनेशनली तनकीद भी होती है, इंटरनेशनल मीडिया इन खबरों को उछालता भी है। अगर तालिबान वही पुराने वाले माइंडसेट से आगे बढ़ते हैं तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या करेगी, पाकिस्तान क्या करेगा? देखिए, फ्रैंकली गवर्नमेंट का तो मामला ये नहीं है, ये अफगानिस्तान का एक अंदरूनी मामला है। हमने तमाम दुनिया के जो अंदरूनी मामलात हैं उनको हम तो तय नहीं कर सकते कि उन्होंने अपना निज़ाम क्या रखना है। ये निज़ाम तो उन्होंने अपना अफगानिस्तान के लोगों ने खुद तय करना है कि उन्होंने कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल्स के ऊपर जाहिर है कि एक हमारी ओपिनियन है, किसी की होगी, लेकिन जहाँ तक अफगानिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल है उसका मामला अफगानिस्तान के लोगों ने खुद करना है, और उसके लिए हमारा तजवीज़ यही है कि तमाम जो ग्रुप्स हैं वो मिलके एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बना सकें काबुल में, वो ही एक फ्यूचर की हुकूमत हो सकेगी। अगर तमाम ग्रुप्स जो हैं वो अपना अपना मामला चलाएंगे
तो शायद उस तरीके से वो हुकूमत जो है वो ना हो सके। चलें, फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आपने सुना वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी के मुताबिक नून लीग जो है वो एक मजाक बन चुकी है। वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मिलेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अमरीकी इनखला के साथ साथ अफगानिस्तान में बिगड़ती हुई सूरत हाल पाकिस्तान के लिए मसाइल और चैलेंजेस का एक ऐसा तूफान ला रही है जिसको अगर जल्द कंट्रोल ना किया गया तो हालात खुदा न ख्वास्ता ख़राब नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकते हैं। अफगानिस्तान में बढ़ती हुई शोरिश के असरात पाकिस्तान पर पड़ना शुरू हो चुके हैं, जिसका सबूत मुख्तलिफ शहरों ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और खैबर पुख्तूनख्वा में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के वाक़यात हैं। आज भी शुमाली वज़ीरिस्तान में एक चेक पोस्ट पर हमला हुआ जिसमें पाक फ़ौज का एक जवान शहीद हो गया, जबकि गुज़श्ता रोज़ जनूबी वज़ीरिस्तान में पुलिस मोबाइल को निशाना बनाया गया जिसमें एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद ज़ख्मी हो गया था। इतलात के मुताबिक इस हमले की जिम्मेदारी कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की है। इससे पहले 31 जुलाई को भी जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके में सिक्योरिटी पोस्ट को निशाना बनाया गया जिसमें भी एक एहलकार शहीद जबकि 5 ज़ख्मी हो गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी भी मकामी सहाफ़ियों के मुताबिक कलदम TTP ने कबूल की थी, जबकि 30 जुलाई को पेशावर में एक पुलिस वैन पर ग्रेनेड हमले की जिम्मेदारी भी कलदम TTP ने कबूल की थी जिसमें एक एहलकार शहीद हो गया था। पुख्तूनख्वा में अचानक दहशतगर्दी में इन वाक़यात में तेज़ी और कलदम TTP का इस तरह से मुतारिक होना यकीनी तौर पर ख़तरे की घंटी है जिसे फौरी तौर पर सुनने और उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की भी ज़रूरत है। इससे पहले बलूचिस्तान में भी सरहद पार से हमले और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं उसमें जानी और माली नुकसान हुआ, जबकि लाहौर और कोयटा में दहशतगर्दी के वाक़यात रिकॉर्ड हुए। ये तमाम वाक़यात अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के अचानक इनख़ला में तेज़ी के साथ रूनुमा हुए हैं, जिसका जो है इसके स्पिल ओवर और इसके इम्पैक्ट क्या होंगे बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी और एनालिस्ट इफ्तिखार फिरदौस हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार, गुज़श्ता 2 हफ्तों पर अगर नज़र डाली जाए, स्पिल ओवर हमें नज़र आ रहा है, दहशतगर्दी के वाक़यात हैं KP में वो काफ़ी बड़े हैं। एक तो इंटेंसिटी इनकी कितनी, शिद्दत इनमें कितनी है, जितनी भी अब तक, दूसरा ये कि जिम्मेदारियां कबूल की गई हैं, उससे आपको क्या लग रहा है, क्या रहा है इस खित्ते में? देखिए आदिल साहब, एक चीज़ तो बहुत क्लियर है और ये एंटिसिपेटेड भी था, एक्सपेक्टेड भी था और फियर्ड भी था कि स्पिल ओवर अफगानिस्तान के, जो ही अफगानिस्तान में एस्केलेशन होगी वायलेंस की, उसका स्पिल ओवर इफेक्ट जो है वो पाकिस्तान में हो रहा है। हालिया दिनों में आपने रिपोर्ट्स भी देखी होंगी और अटैक्स हुए हैं जिनका महवर सबसे ज़्यादा जो है बड़ा वो साउथ वज़ीरिस्तान के अंदर है और पर्टिकुलरली महसूद एरिया के अंदर है। और ये अटैक्स जहाँ पर हो रहे हैं लार्ज स्केल अटैक्स, जिनको हम एक्चुअली फिजिकल अटैक्स कह रहे हैं, जिसमें टेररिस्ट एक सिक्योरिटी एपरेटस पर हमला कर रहे हैं, वो महसूद एरिया के अंदर जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान के साथ जो बेल्ट लगती है यहाँ पर। अब जितनी भी सिक्योरिटी ज़राए से जो है वो बात जो है वो की जा रही है और जो हमारे ग्राउंड लोकल सोर्सेज जो बता रहे हैं, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पर लोकल पॉकेट्स जो है अभी भी हैं मिलिटेंट्स। जो इंटरेस्टिंग बिट है, जो पाकिस्तान का एज अ स्टेट एक मौक़िफ़ है, या शायद जो एक्सप्लिसिटली नहीं बताया जा सकता लेकिन इम्प्लिसिट उसकी एक अंडरस्टैंडिंग सामने आती है कि अफगान तालिब की इनकी जो रूट कॉज है, जो इनकी लीडरशिप है, चाहे वो हाफिज गुल बहादुर है या चाहे वो मुफ्ती नूर वली है, वो अफगानिस्तान की सरजमीन पे जो है वो बैठे हुए। जितनी जो है ऐसे लोग जो इस पर गहरी नज़र रखते हैं, जब उनसे बात की जाती है तो एक ऐसी सिचुएशन अफगानिस्तान के अंदर जो है वो बन के आ रही है जिसमें तालिबान कुछ एरिया